नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा विषय है जो हम सब लोगों के लिए हो सकता है आज अपने को लगता है कि हमसे क्या मतलब, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। देश दुनिया के हिसाब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसी क्राइसिस पहली बार हो रही है। मैं बात कर रहा हूं यूक्रेन और रशिया के सीमाओं पे जो इस समय सेनाएं डटी हुई हैं। पहले तो इसका डिटेल समझ लें क्या है। मैं एक जनरल डिटेल बताने की आपको कोशिश करूंगा। जो सोवियत रूस था वो 1988 से 91 के बीच में उसका एक तरह से विघटन हुआ, बिखर गया और वहां से 15 राष्ट्र निकले उस पुराने यूएसएसआर से। उस 2-3 साल के दरमियान आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लिथुआनिया, लिथुनिया, मोल्डोवा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान और रशिया, और सब ये बड़े बड़े देश थे। उसमें से जो यूक्रेन था वो ईस्ट यूरोप में रशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया है। मतलब अगर रशिया को हटा दें तो यूरोप का सबसे बड़ा एरिया के टर्म्स में वो देश है। उसकी कोई 4-4.5 करोड़ की आबादी है। एक चीज और जानने वाली महत्वपूर्ण बात यह है यूक्रेन के बारे में, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जब ये रशिया से अलग हुआ तो इसके पास कुछ सेनाएं रह गई थी, कुछ रशियन न्यूक्लियर वेपन्स भी रह गए थे। और उस समय जब ये अलग हुआ था 1992 में, इसके पास ये दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स थे इसके पास। फिर एक ट्रीटी साइन हुई और 92 से 96 के दरमियान इसने सारे अपने वो वापस किए, रशिया को ट्रांसफर किए और 1996 में ये जो देश था वो बिकेम फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जीरो न्यूक्लियर वेपन। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूं इनका। आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से हमेशा की तरह एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने का मतलब हर महीने आपको एक कमिट करना होगा, कुछ छोटी एक राशि जो हर महीने आप हमें देंगे। और अगर आप हर एक महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप वन टाइम सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे बॉक्स में है। 2014 में क्या हुआ कि रशिया ने यूक्रेन के एक जो इनके सीमा पे था क्रीमिया नाम की जगह को एनेक्स कर लिया। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है और नाटो का जब रोल आता है तो उसके लिए जब नाटो की बात करेंगे तो इसको बताएंगे। बस इतना आपको याद रखने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट कि क्रीमिया को 2014 में रशिया ने यूक्रेन से एनेक्स कर लिया था। अब एक रोल आ रहा है यहाँ पे नाटो। आप बार बार सुन रहे होंगे कि नाटो कंट्रीज कर रही हैं, उसका विरोध कर रही हैं, रशिया से उनका वो है। ये था है क्या? नाटो के बारे में बहुत संक्षेप में बता दूं। 1949 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनिशियली 12 देशों के से शुरू हुआ एक संगठन अब 30 देशों का है। उसमें से 27 देश यूरोपियन है, 2 नॉर्थ अमेरिकन है, अमेरिका और कनाडा, और 1 यूरो एशिया है। नाटो का जो आपस का एक है कि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात एक दूसरे का, मतलब जो उसके देश हैं 40, वो ये कमिट करते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव सिक्योरिटी की है कि अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा और वाइस वर्सा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नाटो के देशों ने कहा है कि सारे ये 30 देशों की 2024 तक डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो कम से कम 2% ऑफ जीडीपी होनी चाहिए। मतलब एक बड़े सैनिक शक्ति के रूप में, संगठन के रूप में नाटो अपने को एस्टैब्लिश करना चाहता है। 2%। अब अभी शायद पिछले 2 साल पहले तक 11 देशों ने उसको अचीव कर लिया था। अभी शायद 1.73 या 1.8 ऑफ जीडीपी है, लेकिन टारगेट 2024 तक है कि 2% ऑफ द टोटल जीडीपी की स्पेंडिंग हम लोग डिफेंस पे करेंगे। यहीं से शुरू होता है जो मैंने आपको क्रीमिया वाली बात कही थी, विवाद की जड़। नाटो की मेंबरशिप के लिए यूक्रेन ने अपने को, यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का मेंबर बन जाए, यूरोप में है ही, ईस्टर्न यूरोप में, लेकिन इस पे रशिया को आपत्ति है। रशिया कह रहा है कि नहीं, आप नाटो की मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं। और उसमें बाकी कारण जो हम आपको बताएंगे, बॉर्डर, पेट्रोलियम के साथ साथ एक कहीं ना कहीं पीछे रशिया को यह भी डर है कि एक बार वो नाटो की मेंबरशिप ले लिया तो वो जो क्रीमिया जो इसने एनेक्स किया हुआ है रशिया ने, वो उस ट्रीटी के तहत, मतलब नाटो का यह है कि सब
सिक्योरिटी एक दूसरे की कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात है, तो बाकी 30 देश भी मिलके रशिया से वो क्रीमिया को वापस लेने के लिए कहीं प्रेशर न बनाए। क्योंकि एक चीज और समझिए, रशिया बार बार एक चीज कह रहा है कि जितने भी ये पश्चिमी देश हैं, ये ईस्टर्न यूरोप से नाटो फोर्सेस को विड्रॉ करना है। ये रशिया का एक बार बार कहना है। अब दूसरी एक और चीज समझ लीजिए कि ये झगड़ा तो एक बॉर्डर का हो गया, जैसा मैंने बताया नाटो का हो गया, आगे आने वाले समय में किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। एक झगड़ा पेट्रोलियम को भी लेके है, क्योंकि एक पेट्रोलियम एंगल भी है। आपकी समझ के लिए बता दें कि यूरोप की जो टोटल पेट्रोलियम की खपत या वो है यूसेज है, उसका करीब 40% दे आर डिपेंडेंट ऑन रशियन, चाहे वो क्रूड हो, चाहे गैस हो, चाहे तो यूरोप की एक बड़ा भाग रशिया के से क्रूड और गैस के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो उसकी डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर। अब यही से एक और नया शुरू होता है, जो एक नाम बार बार आप सुन रहे होंगे, नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2। ये कुछ नहीं है, नॉर्ड स्ट्रीम जो है ये एक स्ट्रीम 1 या 2 1200 किलोमीटर का रशिया से लेके जर्मनी तक का पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन है। और नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है वो 83,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है, सितंबर में बनके तैयार है, उसके कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंसेस बाकी हैं, चालू नहीं हुआ है। लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 1 ऑलरेडी चालू है, वहां से गैस जा रही है। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये जब एक बार नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी चालू हो जाएगा तो जर्मनी की एक बड़ी आबादी की डिपेंडेंस इसके ऊपर ज्यादा हो जाएगी, मतलब रशिया के ऊपर और डिपेंडेंट हो जाएगा। हालांकि इस समय पोलैंड, यूक्रेन और यूएस इसका विरोध कर रहे हैं इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 का, और उसका एक बड़ा कारण यह है यूक्रेन के लिए, क्योंकि यूक्रेन का नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 के चालू हो जाने के बाद, क्योंकि ये उसके यहां से नहीं गुजर रही हैं, इनको लॉस ऑफ रेवेन्यू है। क्योंकि अदरवाइज अगर इनके यहां से क्रूड या कोई भी गैस या प्रोडक्ट उनके यहां से होता है तो उनको करीब ट्रांजिट फीस का ऐसा माना जा रहा है कि इट इज एस्टिमेटेड करीब $2 बिलियन का उनको नुकसान हो रहा है। तो उनके लिए भी अहम है कि ये पाइपलाइन नहीं चालू हो, क्योंकि फिर वो सड़क के रास्ते या जिस भी रास्ते से उनके यहां से जाएगा अगर, तो उनको एक ट्रांजिट फीस का पैसा मिलेगा, और उनकी इकोनॉमी इस पे बहुत डिपेंडेंट भी है। एक और है कि यूएस बार बार ये कह रहा है कि हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 को रोक देंगे। वो एक इस तरह की धमकी बार बार देता है कि हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 को रोक देंगे, नॉर्ड स्ट्रीम 2 को रोक देंगे। अच्छा, अब आप तीसरे एंगल पे आ जाइए, जो पुतिन जी की बात है। पुतिन जी ओरिजिनली केजीबी के अफसर रहे हैं। केजीबी आप समझते हैं, केजीबी इज समथिंग मोर देन सीबीआई। वो काउंटर इंटेलिजेंस वाले होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक दूसरे की जासूसी करते हैं, उसके अफसर रहे हैं। और वो रशिया में 1999 में उसके प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, अभी प्रेसिडेंट हैं, 2-3 टर्म से प्रेसिडेंट हैं, और पिछले 22-23 साल से रशिया के राजनीतिक रूप से उसको चलाने वाले हैं। तो उनका दबदबा है, मतलब वो वहां पे बहुत ही स्ट्रांग लीडर के रूप में अपने को उन्होंने पोजीशन किया हुआ है। अब क्या हो रहा है कि यूक्रेन के बॉर्डर पे करीब 1,30,000 रशियन जो मिलिट्री है वो डेरा जमाए हुए हैं, और यूक्रेन के करीब 20,000 सैनिक वहां पे हैं। अब इसको डीएस्केलेट करने के लिए यूएस, जर्मनी, फ्रांस, यूके काफी प्रेशर डाल रहे हैं रशिया के ऊपर कि आप इसको विड्रॉ करिए, आप जो एक मिलिट्री बिल्टअप है उसको किसी भी तरह से आप विड्रॉ करिए। एक चीज और है, क्योंकि इस समय प्रेशर का एक कारण और भी है कि जैसे अगर ये माना जा रहा है कि मान लीजिए रशिया सप्लाई बंद कर देता है गैसेस की, तो यूएस और जो फ्रांस या जर्मनी या ब्रिटेन है, उसको एक चीज समझ में आ रहा है, ये जाड़े खत्म हो रहे हैं, तो कंपैरेटिवली जो पेट्रोलियम पदार्थ है या गैस है उसके ऊपर डिपेंडेंस भी कम हो जाती है, उसकी खपत कम हो जाती है। तो इट इज स्लाइटली बेटर मंथ फॉर दीज यूरोपियन कंट्रीज की जिस समय वो थोड़ा, जिसको कहते हैं ना, रशिया से पंगा ले सकते हैं। अब हालांकि यूएस भी एक काम ये कर रहा है कि यूएस जो कतर है गल्फ में, कतर को एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स फॉर पेट्रोलियम सप्लाईज
वो बड़े स्केल में डेवलप करने की बात कर रहा है और उसका कहना है कि अगर आज कुछ ऐसी बात होती है तो कतर सक्षम है बड़े लेवल पे ये इस आपूर्ति को पूरी करने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा सबको ये लग रहा है कि अगर आप इस तरह का कोई सैंक्शन एक्शन लगाते हैं और ये होता है तो क्या होगा। यूएस का थोड़ा एक, मैं यूएस की भी बात करके फिर आगे चलूंगा, यूएस का भी थोड़ा एक चीज समझ लीजिए। इस बार यूएस बहुत हल्ला मचा रहा है। यूएस कह रहा है कि यूएस ने पहले कहा था कि हम 16 फरवरी को अटैक करेगा, ये करेगा, हम ठीक कर देंगे, हम उसको फलाना कर देंगे। काफी कुछ बाइडेन साहब इसको कर रहे हैं। जैसे अपने यहां होता है वैसे उनके यहां भी है। वो मैं उस शेर को मुझे ठीक से याद नहीं है। एक शेर था ना कि अगर बॉर्डर पे बहुत हल्ला गुल्ला मचने लगे तो समझ लो कि कोई ना कोई इलेक्शन है। उसी तरह की बात अमेरिका में भी लागू हो रही है। नवंबर, इस बार अक्टूबर नवंबर में उनके यहाँ सेनेट के इलेक्शन है। अब वो जो सेनेट है उनकी बिल्कुल इस समय मतलब नेक टू नेक है, 50-50 के करीब उसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन का बोलबाला है। दोनों चाहेंगे कि जो अगला इलेक्शन हो उसमें एक पार्टी का थोड़ा दबदबा बढ़ जाए। मुझे नहीं पता था लेकिन मेरे दोस्तों ने बताया कि वहां के जो सर्वे हो रहे हैं उसमें ट्रंप, जिनको एक ऐसा माना था, उनकी अभी भी पॉपुलैरिटी है। तो बाइडेन अपने दबदबे को कायम रखने के लिए, सेनेट में अपनी मेजॉरिटी लाने के लिए एक थोड़ा वॉर वाला रिटोरिक करते हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात होती है किसी भी राष्ट्र में तुरंत वोट मिलते हैं अगर आप राष्ट्र खतरे में आने लगता है तो इस समय अमेरिका में वो थोड़ा खतरा दिखाया जा रहा है कि देखिए देखिए अगर ये किया तो रशिया जो है वो फिर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। कुछ इस तरह की बातें करने की कोशिश की जा रही है। अब अभी क्योंकि बीच में तो हो गया था कि बस बिल्कुल 16 फरवरी को गोलाबारी चालू हो जाएगी, इस तरह का अमेरिका ने कह दिया था। लेकिन ऐसा लगता है जो आज की खबर के हिसाब से कि रशिया ने अपना पुल आउट, मिलिट्री पुल आउट शुरू कर दिया है। शायद डिप्लोमेटिक सेटलमेंट हुए हैं क्योंकि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ओवर टाइम थे, उनके जो चांसलर या उनके हेड ऑफ स्टेट वो मिल रहे थे, फोन कर रहे थे। मतलब रशिया से आना जाना वो काफी कुछ उसमें गहमा गहमी थी, लेकिन शायद कोई डिप्लोमेटिक सेटलमेंट हो गया है। इस बीच ये भी खबर आई है कि कल रशिया ने एक यूक्रेन के ऊपर एक साइबर अटैक किया है। साइबर अटैक उसने ये किया है कि उसने उनकी यूक्रेन आर्मी के, बैंकिंग के, फॉरेन अफेयर्स के, कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बहुत सी साइटों को क्या बोलते हैं अटैक करके उनको बिल्कुल नाकाम कर दिया। अब वो चल ही नहीं रही। तो ये शायद नए नए वॉरफेयर में एक ये भी एक नई तरह का हथकंडा होता है जहां पे आप गोली चलाने के बजाय आप साइबर से ही लोगों का एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। एक चीज अजीब सी है क्योंकि ये भी समझने और देखने वाली बात है, इस सारे उसमें यूएस जो है, जो बहुत शक्तिशाली है, उसने फटाफट अपना कीव में अपनी एम्बेसी बंद कर दी और अपने एम्बेसी वालों को शिफ्ट करके, वो लिविव बोलते हैं, LVIV, वो एक जगह है थोड़ा पीछे है, अंदर है यूक्रेन में, वहां शिफ्ट कर दिया है। कुछ एक वो अपने घर पे ये मैसेज देना चाह रहा है कि यहां बड़ा हल्ला गुल्ला और हम अपने लोगों को, मतलब वो बिना बार के मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वॉर कर रहे हैं और उसका कारण इलेक्शन ही है। इन सारे उसमें जो हिंदुस्तान भी देख रहा है, भाई हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाइना रशिया के साथ खड़ा हुआ है और आज से नहीं खड़ा हुआ है। वो बहुत सी उन लोगों ने भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, अभी मैं उस पर कई बार कर भी चुका हूं कई एपिसोड। चाइना उनके साथ खड़ा हुआ है। अब अभी तक हिंदुस्तान ने, जिसको कहते हैं ना, वी हैव प्लेड आवर कार्ड वेरी वेल। अच्छा, इसका एक कारण और भी था कि जो अफगानिस्तान से पुल आउट हुआ ना यूएस का, यूएस जब अफगानिस्तान से वापस गए तो थोड़ा उनको अपने घर में थोड़ा मुश्किल है उसको एक्सप्लेन करना। तो वो एक कहीं ना कहीं उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब वहां से पुल आउट हुए हैं तो उनका प्रभाव क्षेत्र वो कम हुआ है। हिंदुस्तान के लिए ये समय बहुत टेस्टिंग टाइम है, क्योंकि एक काम तो अच्छा हुआ है कि हिंदुस्तान ने कीव में अपनी एम्बेसी नहीं बंद की है, लेकिन एक एडवाइजरी टाइप जारी किया है। वहां पे जो लोग काम करते हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे कहा है कि अगर हो सके तो आप लोग यहां से निकल जाइए। लेकिन वहां करीब 20,000 स्टूडेंट्स हैं। इतना आसान नहीं है, अनलेस एंड अनटिल सरकार की तरफ से कोई इवैक्यूएशन प्लान बने या यहां से जहाज भेजे जाए,
लेकिन 20,000 लोगों का, वहां से बहुत से लोगों का स्टेटमेंट आ रहा था, बहुत से लोग से बातचीत लोग कर रहे हैं, मीडिया से बोल रहे हैं। वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि एक तो फ्लाइट कम है, सब लोग जाने के लिए हो गए हैं, तो फ्लाइट के दाम भी महंगे हो गए हैं, तो इसलिए जाना संभव नहीं है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जैसा सरकार ने कहा है कि अगर आप ऑनलाइन, वो कह रहे हैं हम लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन नहीं, हमारी ऑफलाइन ही, हमें तो मौके पे रह के पढ़ाई करनी है, इसलिए यहां से पुल आउट इतना आसान नहीं है। तो वो तो ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार पूरी दुनिया के लिए ये एक कठिन समय है, और उस कठिन समय में हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए थोड़ा ऐसा टाइम है जहां पे आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेते हुए, सब लोगों को साथ लेके कैसे चलेंगे ये देखते हुए, और सबसे बड़ी बात, जो चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका हो, एक चीज ध्यान रखिएगा, सबका सेल्फ इंटरेस्ट पहले आता है, जिसको कहते हैं एवरीवन बिकम्स वेरी सेल्फिश, स्वार्थी होना पड़ेगा। देश हित में, भारत के हित में क्या चीज है, इसको देखते हुए इस पे अपने को निर्णय लेना होगा। थोड़ा टाइट रोप वॉकिंग है, थोड़ा बैलेंस की बात है, लेकिन धैर्य और थोड़ा स्टेट्समैनशिप अगर दिखाई जाएगी तो हम यूक्रेन रशिया विवाद में एक न्यूट्रल देश के रूप में भी अपने को स्टैब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।